हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त पार्थ जो कि आयुषी को काफ़ी क्लोजली अपने बांध दिया था ताकि आयुषी इधर उधर ना गिरे। वैसे ये सब तो बहाना था, वो सिर्फ आयुषी को अपने क्लोज रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ आहान जो कि अब अपने ऑफिस पहुंच चुके थे और वो इस वक्त अपने कैबिन के चेयर पर बैठे हुए थे। यशवीर जो बाहर से नॉक करते हुए आहान से परमिशन मांगता है तो आहान भी उसे परमिशन देते हुए अंदर बुला लेते हैं। यशवीर जो अंदर आते हुए अपने हाथ में 2 कार्ड लिया था और वो थोड़ा जल्दी में आहान के सामने उस कार्ड को रखते हुए कहता है, सर अब आपसे कुछ पूछना था, ये वाला ज़्यादा अच्छा है या फिर ये वाला। आहान जो उस दोनों कार्ड को देखते हुए कहते हैं, दिस वन लुक्स बेटर, बट क्यों पूछ रहा। यशवीर जो कहता है, सर वो हम तीनों की इंगेजमेंट है ना, तो मैंने सोचा ना सर कि क्यों फालतू में पेज वेस्ट कराना है, पैसा वेस्ट कराना है। मैंने ना एक ही कार्ड को तीनों के लिए यूज़ कर लिया है, हम तीनों का नाम है इसमें। आहान जो कहते हैं, ग्रेट आइडिया, ठीक है। यशवीर जी कहता है, सर वो आहान जो कहते हैं, शॉपिंग करने जाना है। जैसे यशवीर ये सुनता है वो आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करके देखते हुए कहता है, आपको सब समझ में आ जाता है सर बिना कुछ कहे। एक्चुअली वो रिया बोल रही थी कि आहान जो कहते हैं, कोई बात नहीं, आ जाना है। यशवीर जो कहता है, नहीं नहीं सर, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, अब संडे को चला जाऊँगा। आहान जो कहते हैं, ठीक है चले जाना। यशवीर जो उन दोनों कार्ड्स को दोबारा से अपने हाथ में लेता है और अपने हाथ पीछे करते हुए आहान से कहता है, सर और एक और बात है, वो अभी तक वो तीनों लोग आपके फार्म हाउस में ही हैं, उन तीनों का क्या करना है। आहान जैसे ये सुनते हैं उनका मुंह थोड़ा ख़राब हो जाता है और वो अपने सामने रखे ग्लास के पानी का एक सिप लेते हुए कहते हैं, क्या करना है उन लोगों का। यशवीर जो कहता है, सर आप जैसा कहें। मैं तो कहता हूँ सर अगर आप ख़त्म ही करते इस किस्से को कि। तभी आहान जो उसको रोकते हुए कहते हैं, कैसे ख़त्म कर दूँ उस किस्से को, कैसे। यशवीर वो चाहे जैसे भी हूँ पर माँ है वो मेरी, उनके बारे में सोच कर डर जाता हूँ। उनके बारे में सोचता हूँ तो वो पुरानी यादें मेरे दिमाग में ऐसे घूमने लगती हैं जैसे कि वो मुझे टॉर्चर कर रही हों। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहते हैं, ये हाथ चाहे किसी पर भी उठ जाए, चाहे किसी को भी ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया जला सकता हूँ मैं, पर अपनी माँ को अपने हाथ से नहीं मार सकता, इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। यशवीर जहान की बात सुनकर के कहता है, सर तो फिर क्या वो इसी तरह से फार्म हाउस में रहेंगी आपके। आहान जो कहते हैं, नहीं, वैसे भी उस मेंशन को जल्द से जल्द खाली करना होगा, वहाँ पर श्रेजल की बर्थडे की कुछ प्लानिंग्स डिसाइड करनी है मुझे, और वैसे भी वो मेंशन बहुत ही प्योर है क्योंकि वहाँ पर मेरी श्रेजल आई थी और मैं उसे उन लोगों को वहाँ रख करके इम्प्योर नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। यशवीर जो कहता है, तीनों को जिंदा रखना है सर। आहान जो कहते हैं, रखो जिंदा, जब तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ जाती कि मैं उन्हें फेस कर सकूं, तब तक जिंदा रखो उन्हें। यशवीर तुरंत ही आहान के ऑर्डर्स को मानते हुए अपने सिर को हल्का सा हाँ में लाता है और फिर अपने कार्ड्स को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अपनी मॉम को याद करते ही आहान को तुरंत ही अपने डैड का ख्याल आता है कि वो इस वक्त किस हालत में होंगे। वो तुरंत ही रिया को फ़ोन लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से रिया जो कि फ़ोन पे करते हुए कहते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। दूसरी इधर से आहान से कहते हैं, डैड कहाँ है। रिया जो कहती है, सर वो रूम से बाहर नहीं निकले हैं, मुझे पता नहीं है, शायद रूम में ही होंगे या फिर। कि तभी आहान जो कहते हैं, उनके रूम में जाओ और चेक करो। रिया बिल्कुल आहान का ऑर्डर मानते हुए तुरंत ही धर्म जी के रूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर में वो जैसे ही धर्म जी के दरवाजे को नॉक करती है वो आहान से कहती है, सर रूम अंदर से लॉक्ड है। आहान जैसे ही सुनते हैं वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहते हैं, इट्स एवरीथिंग फाइन विद हिम। रिया जो कहती है, सर क्या हुआ सर, सब ठीक तो है। आहान जो कहते हैं, तुम चेक करो, डैड को किसी भी हालत में बुलाओ और बोलो कि दरवाज़ा खोले, वो नॉक करो दरवाज़ा। रिया बिल्कुल वैसे ही करती है और वो बार बार डोर को नॉक करने लगती है मगर कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसे आहान भी सुन लेते हैं और वो रिया से कहते हैं, ईरा को बोलो इमीडिएटली डोर अनलॉक करे। रिया तुरंत ही दौड़ते हुए श्रेजल के रूम में आती है क्योंकि उसे भी पता था कि इस वक्त श्रेजल ईरा के साथ पढ़ाई कर रही होगी। वहीं रिया जो ईरा को ऑर्डर देते हुए कहती है, ईरा सर ने बोला कि जल्द से जल्द अंकल जी के रूम को अनलॉक करना है। वो इतना ज़्यादा पैनिक में बोली थी कि श्रेजल भी थोड़ा घबरा जाती है और जल्दी में खड़े होते हुए पूछती है, क्या हुआ पापा जी को, सब ठीक तो है, चलो मैं भी चलती हूँ।
ईरा तुरंत ही कमांड मानते हुए जल्दी से धर्म जी के रूम के बाहर आता है और वह उनके गेट के सामने आकर के दरवाजे को जल्द से जल्द अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। आहान की इस वक्त एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ मीटिंग थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस में भी रहना ज़रूरी था। वहीं जैसे ही ईरा ने दरवाज़ा अनलॉक किया था, सब लोग जल्दी जल्दी अंदर की तरफ आने लगते हैं। कुछ स्टाफ भी अब वहीं पर आकर के खड़ी हो गई थी। सबसे पहले ईरा, उसके बाद श्रेजल और उसके बाद रिया वहाँ पर पहुँचती हैं। लेकिन तभी श्रेजल घबराते हुए, थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, पापा जी। धर्म जी जो कि इस वक्त टेबल के पास आकर के बेहोश हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर पर भी टेबल के कॉर्नर से चोट लग गई हो। जैसे ही श्रेजल की चिल्लाने की आवाज़ आहान सुनते हैं, वो आहान भी अपनी चेयर से एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, क्या हुआ रिया, डैड ठीक तो है? रिया जो कहती है, वो बेहोश लग रहे हैं सर, होश में नहीं है। वहीं ईरा बिना किसी की कमांड लिए ही तुरंत ही धर्म जी के पास जाता है और उनके हार्ट के पास आकर के उनके हार्ट रेट को चेक करने लगता है। रिया जो ईरा से पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अंकल जी ठीक है ना? ईरा जो कहता है, अगर इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट नहीं किया गया तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। जैसे ही रिया को ऑर्डर मिला था, रिया तुरंत ही फ़ोन को कट करती है और ऋषि को फ़ोन मिला देती है। वहीं आहान भी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे दिए थे कि जल्द से जल्द वो धर्म जी को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे, ताकि ऋषि वहां पर तुरंत ही अरेंजमेंट करके रखा रहे। आहान भी जल्दी जल्दी यशवीर के साथ अब हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। यशवीर को तो पहले पता भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही आहान ने उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था, यशवीर एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, सर किसकी तबीयत खराब है? सब ठीक है ना वहाँ पर? क्या हो गया सर, प्लीज़ मुझे बताइए। आहान जो कहते हैं, डैड बेहोश हो गए। ये काफ़ी भारी आवाज़ में कह रहे थे। जैसे यशवीर सुनता है, वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, नो, अंकल को कुछ बहुत ही बड़ा सदमा लगा है फिर तो। आहान जो गुस्साते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों ही मैं बताने गया उनको। मुझे तो लगा था कि कम से कम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे वो। मुझे नहीं पता था कि इस लेवल पे उनकी मोहब्बत उनके ऊपर हावी हो रखी है। इतने सालों की मोहब्बत आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? जब तक वो मोहब्बत उनकी जान नहीं लेगी, उनका पीछा नहीं छोड़ेगी वो। यशवीर जो भगवान से प्रे करते हुए कहता है, बस भगवान जी सब ठीक रखे, अंकल जी को कुछ नहीं होना चाहिए। और यही बोलते बोलते वो अब जल्दी से हॉस्पिटल में आकर के गाड़ी को अंदर पार करता है और आहान तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यशवीर भी जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है और वहीं दोनों लोग हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। धर्म जी भी अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे और उनकी ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई थी। रिया भी धर्म जी के साथ ही आई थी और वहीं श्रेजल भी। आहान जैसे ही अंदर की तरफ आए थे और वो श्रेजल को वहाँ पर देखते हैं, वो श्रेजल पर नाराज़ होते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो श्रेजल? श्रेजल जो कहती है, मैं अकेले वहाँ क्या करती, और फिर मुझे भी तो घबराहट हो रही है ना, पता नहीं क्या होगा, सब ठीक हो जाए बस। आहान जो श्रेजल से कहते हैं, श्रेजल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इतने सारे लोग हैं ना यहाँ पर और तुम परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बातों पर। अभी कल ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी तुम, और आज तुम हॉस्पिटल आ गई। श्रेजल जो कहती है, आप मेरी फिक्र रहने दीजिए, बस पापा जी ठीक हो जाए ना। आहान जो कहते हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे डैड है वो, मुझे हमेशा से स्टेमिना दिया उन्होंने, मुझे स्ट्रेंथ दी उन्होंने, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। श्रेजल जो आहान के पास आकर के उनके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे आपके पास रहना ज़रूरी है, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो जाएंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज़। आहान जो श्रेजल से कहते हैं, क्या करूँ मैं तुम्हारा, बात बात पर रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती हो। श्रेजल जो आहान के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसे कुछ याद आता है और वो आहान से पूछती है, एक बात बताइए, जब आप परेशान होकर के रूम में आए थे तो क्या आप पापा जी से मिलकर आए थे? जैसे श्रेजल ने बोला था, यशवीर और आहान दोनों श्रेजल की तरफ ही देखने लगते हैं। श्रेजल की बात सुनकर के आहान उसकी बात को अवॉइड ही करने की कोशिश कर रहे थे। श्रेजल दोबारा से आहान के हाथ पर टैप करते हुए कहती है, बताइए ना, क्या आप उस वक्त पापा जी से मिलकर आए थे और ऐसा क्या हुआ था जो आप भी आकर कितना परेशान हो गए थे? आहान जो कहते हैं, कुछ खास नहीं था, बस ऐसी कुछ बातें थी। श्रेजल जो कहती है, ज़रूर उन बातों की वजह से आज पापा जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई है, ऐसी बात आपको करनी ही नहीं चाहिए थी उनसे, वो कितने अच्छे हैं, आपने डांटा तो नहीं था ना उनको? आहान जो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, मैं अपने डैड को डांटूंगा?
मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है। आन कुरान दुनिया के सामने भले कितना भी स्ट्रांग हो, अपने डैड के सामने अभी भी मैं उनका बच्चा ही हूँ। वहीं धर्म जी को बहुत सारे डॉक्टर्स घेरा बना करके खड़े हो गए थे। ऋषि जो कि सारे डॉक्टर से कहता है केस इतना भी सीरियस नहीं है, आहन को इम्प्रेस करने के लिए ओवर काम करने की ज़रूरत नहीं है, जा सकते हैं आप लोग। उनकी मशीन्स वगैरह में रिपोर्ट देखी जाती है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो गया था और डायबिटीज़ होने की वजह से उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बस कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। और ये बात वो तुरंत ही आकर के आहन को बताते हैं। आहन जो ऋषि से कहते हैं होश कब तक आएगा उनको। ऋषि जो कहता है बस उनको इंसुलिन की दवा लगा दी गई है, थोड़ी देर में बीपी नॉर्मल होगा तो अपने आप ही होश में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आहन जो कहते हैं पर अचानक से इस तरह से बेहोशी क्यों। ऋषि जो कहता है परेशान मत हो, वैसे भी कभी कभी हो जाता है। अभी कल ही देखो भाभी भी तो बेहोश हो गई थी ना। हमेशा बेहोश होना कोई बहुत ही बड़े मेंटल इशू की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहाँ तक बात रही अंकल जी के सिचुएशन की, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहोश होना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो तुम, ठीक है। और 2 से 3 घंटे लगेंगे उन्हें होश में आने में, सब नॉर्मल है। आहन जैसे ये सुने थे उनके दिल को थोड़ी राहत मिली थी। और वहीं शेजल को भी, वो शेजल को साइड से हक करते हुए कहते हैं थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। शेजल जो कहती है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। शेजल बार बार दिमाग लगाना शुरू कर दी थी और आहन उसकी बातों को लगातार इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो शेजल को सारी सच्चाई बताएं। आहन जो फिर से शेजल के साथ आकर के बैठ गए थे और वहीं वो लगातार अपने हाथों को शेजल के हाथों में रब किए जा रहे थे। यशवीर जो तुरंत ही आहन के लिए पानी ले आते हुए कहता है सर आप पानी पी लीजिए, परेशान लग रहे हैं आप। आहन जो कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, तुम पियोगे। शेजल जो यशवीर के हाथ से बॉटल लेती है और उसका कैप निकाल करके आहन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है पानी पीजिए आप। दिख रहा है आपको कितना पसीना हो रखा है, एसी भी चल रहा है, मौसम भी ठंडा है, पर फिर भी पानी पीजिए। आहन जो कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन तभी शेजल जो कहती है कहा ना मैंने पानी पीजिए, और बता कर तो गए हैं ऋषि जी कि सब कुछ ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। यशवीर जो इस तरह से शेजल को आहन को डांटता हुआ सुनता है तो एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए खुद से कहता है सही कहकर गया है कोई, मर्द चाहे कितना भी खड़ूस या कितना भी खतरनाक क्यों ना, बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। वहीं रिया जो कि आहन के पास आकर के कहती है सर पार्थिक को भी बता दें क्या इस बारे में, वो तो इस वक्त बाहर। कि तभी आहन जो रिया को घूरते हुए कहते हैं कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए पार्थिक को, वो अपने डैड को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उसे अगर पता चलेगा कि डैड बेहोश हुए तो उसकी जान निकल जाएगी। और वैसे भी आज उसको अपने टाइम को एंजॉय करने दो, वैसे भी केस कोई खास सीरियस नहीं है, ऋषि ने बता दिया है। रिया जो बस सिर को हाँ में हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ पार्थिक जो कि आयुषी के साथ सच में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। इसी तरह से 2 से 3 घंटे बीतते हैं और अब धीरे धीरे करके धर्म जी को होश भी आने लगा था। जैसे उनकी एक उंगली भी हिलती है, सारे डॉक्टर्स तुरंत ही ऋषि को आकर के इन्फॉर्म कर देते हैं। वो सारे के सारे जूनियर डॉक्टर्स थे और वहीं ऋषि जो उन लोग का सीनियर था। ऋषि तुरंत ही आहन को आकर के बताता है अगर किसी को मिलना है अंकल जी से तो वो मिल सकता है, अब वो कॉन्शियस में आ चुके हैं। आहन तुरंत ही खड़े होते हैं और अंदर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आहन अंदर आए थे शेजल भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। आहन जो उसको बाहर ही रोकते हुए कहते हैं मुझे डैड से कुछ बात करनी है, तुम बाहर आओ। शेजल जो कहती है क्या मतलब है, मैं नहीं आ सकती। आहन जो कहते हैं शेजल प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। शेजल जो कहती है ठीक है जा रही हूँ। उसे भी पापा जी को देखना था और वो भी धर्म जी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई थी। जब भी वो धर्म जी को देखती थी तो उसे अपने डैड की याद आ जाती थी, जिसकी वजह से वो धर्म जी को सच में बहुत ज़्यादा मानती थी। धर्म जी जो कि आहन के हाथ में अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं परेशान कर दिया मैंने आपको, सॉरी बेटा। आहन जो कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं आप डैड, और क्यों इतना सोचते हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर के, इतना ओवर टेंशनाइज हो जाते हैं कि आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। मेडिसिन नहीं ली होगी ना आपने सुबह, पता नहीं ब्रेकफास्ट भी किया होगा या नहीं। धर्म जी जो कहते हैं कैसे भूख लगेगी मुझे, आप तो समझ ही रहे होंगी मेरी हालत बेटा। आहन जो कहते हैं आई अंडरस्टैंड डैड, पर आपको ये नहीं समझ में आया कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो यहाँ पर सबकी जान सूख जाएगी। धर्म जी जो कि आहन की तरफ देखते हुए कहते हैं माफ़ कर दीजिए मुझे। आहन तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप, गलती मेरी है कि मैंने किया नहीं किया।
वहीं धर्म जी जो कहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने गलत पार्टनर चूज़ करके आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी बेटा। मुझे मुझे कोई हक नहीं है। जो भी आप ज़िंदगी मुझे दे रहे हैं वो जीने का मुझे कोई हक नहीं है। हाँ जो कहते हैं, आइंदा से इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे मेरे सामने। मेरा सब कुछ आपका है। आपने जिस तरह से प्यार से मुझे पाला है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी आपकी है डैड। और वो उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, आइंदा से आप कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करेंगे। आपको अच्छे से पता है आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। जस्ट प्रॉमिस मी डैड। धर्म जी जो कि अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आई प्रॉमिस, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा बेटा। वहीं आन जो धर्म जी को आगे बताते हैं, श्रीजल अंदर आ रही है, आप उससे बात कर लीजिएगा और प्लीज़ इमोशनल मत बनिएगा प्लीज़। धर्म जी जो कहते हैं, बिल्कुल, मैं पता नहीं लगने दूंगा उसे कि मुझे क्या हुआ है। वहीं श्रीजल आहान को अंदर बुलाते हुए कहते हैं, आइए मिल लीजिए अभी। श्रीजल जो मुंह बनाते हुए कहती है, आपको पता है पापा, ये मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे आपको। इनको क्या लगता है कि आप सिर्फ इनके ही पापा हैं, आप मेरे पापा नहीं हैं। धर्मजीत शेर की बात सुन करके उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके सिर पर धीरे से हाथ चलाते हुए कहते हैं, सबसे पहले मैं आपका ही पापा हूँ बेटा। श्रीजल जहान की तरफ थोड़ा गुस्से भरी निगाहों से देखती है। वैसे वो बस नाटक में ये सब कर रही थी ताकि वो यहाँ की सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बना सके। और वो धर्मजीत से कहती है, आज मैंने सुबह आपके नाश्ते का ध्यान नहीं दिया तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। आइंदा से ना मैं कभी ऐसा नहीं होने देने वाली। रोज़ सुबह पहले आपको नाश्ता करवाऊंगी। वहीं आहान जो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहते हैं, तुम खुद नाश्ता करने पर ध्यान देती हो, आज कुछ खाया सुबह से। श्रीजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही अपने चेहरे को इधर उधर कर करके आहान की बातों को जैसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। आहान जो से कहते हैं, मैं से बात कर रहा हूँ मोहतरमा, कहाँ इधर उधर देख रही हो। श्रीजल जो कहती है, अब मेरी बात अलग है पापा जी, मैं तो नई उम्र की हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ होगा। आहान जो कहते हैं, हाँ कल तो ऐसे बेहोश हो गई थी तुम। श्रीजल जो मुंह बनाते हुए आहान की तरफ देखते हुए कहती है, अब इस तरह से आप छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्चे को डराएंगे तो कोई भी बेहोश तो हो ही जाएगा ना। आहान जो कहते हैं, डरा रहा था मैं। श्रीजल जो तुरंत ही धर्म जी का हाथ पकड़ते हुए उनके पास आते हुए कहती है, देखिए किस तरह से डांट रहे हैं मुझे। धर्म जी जो हान के रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप, और यहाँ पर भी लड़ाई शुरू कर दी आपने। बेचारी उसको डराए जा रहे हैं, इतना धमकी मत दिया करिए, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है। जैसे ही श्रीजल धर्म जी के मुँह से सुनती है वो उनका हाथ छोड़ते हुए कहती है, आप भी मजाक उड़ा रहे मेरा, आप भी इनके टीम में चले गए ना, मैं अकेले पड़ गई। धर्म जी जो कहते हैं, नहीं मेरी बच्ची, आपको कैसे छोड़ कर के उनके टीम में जा सकता हूँ मैं, आप तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हैं। श्रीजल जो धर्म जी के सामने आकर के उनसे पूछती है, वैसे आपको हो क्या गया था अचानक से बेहोश, क्या सिर्फ नाश्ता न करने की वजह से ऐसा हुआ था। पीछे से हाथ तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिला करके धर्म जी को इशारा करने लगते हैं। धर्म जी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो श्रीजल से कहते हैं, हाँ बेटा, वो जब मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेता हूँ और दवाइयाँ नहीं लेता हूँ तो हो जाती है मुझे दिक्कत। श्रीजल जो कहती है, फिर तो आप ध्यान से दवाई लिया करिए और कभी भी स्किप मत किया करिए, ठीक है। आहान उसको पीछे से पकड़ करके अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, चलिए डॉक्टर साहिब, अभी आप डॉक्टर बनी नहीं हैं, जब बन जाएगा तब इस तरह की रिकमेंडेशन दीजिएगा। और ये बोलकर वो धर्म जी को हल्का सा अपने चेहरे से इशारा करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। श्रीजल जो कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप, चलिए हम लोग को उनके साथ रहना चाहिए, बेचारे अकेले रहेंगे वो। आहान जो कहते हैं, वो चल रहे हमारे साथ। श्रीजल जो कहती है, इतना जल्दी डिस्चार्ज मिल गया। आहान जो से कहते हैं, हाँ वो हमारे साथ चल रहे हैं और तुम भी चल रही हो। श्रीजल जो कहती है, हाँ पर उनके साथ। आहान जो कहते हैं, चुपचाप से चलो तुम। वो यशवीर और अपने बाकी के बॉडीगार्ड्स को कह देते हैं, जो कि धर्म जी को हल्का सा सहारा देते हुए उनको अपने साथ ही ले आ रहे थे। श्रीजल और आहान आगे आगे चल रहे थे, वहीं यशवीर धर्म जी जो कि पीछे पीछे। जहाँ यहाँ पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी और सबके दिल की हालत खराब हो रखी थी, वहीं दूसरी तरफ पार्थिक और आयुषी जो कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहीं अब आयुषी और पार्थिक भी घर की तरफ रवाना हो गए थे। जैसे ही पार्थिक आयुषी के साथ घर के अंदर आया था, सब लोग उसको घूर घूर करके देखे जा रहे थे। उसके कुछ रिलेटिव्स वगैरह आए थे उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। पार्थिक जब अपनी थूक अटकते हुए धीरे से आयुषी के कंधे के पास आकर के कहता है, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। आयुषी जो कहती है, क्योंकि पहली बार कोई लड़का मेरे घर पर आया है और वो भी मेरे साथ, और तुम्हारे बारे में डैड ने भी सबके साथ जिक्र किया था ना, तो इसी वजह से। पार्थिक जो कहता है,
कहाँ हैं तुम्हारे डैड? कहीं विलन तो नहीं है ना वो? मारे वारेंगे तो नहीं मुझे? आयुषी जी कहती है, अपनी प्यारी महबूबा के लिए थोड़ी मार नहीं खा सकते हो तुम? पार्थिक जो झूठ की हंसी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, बस तुम मांग मत लेना आयुषी। आयुषी जी कहती है, हाँ गंदे। वही अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से अदिति, जो कि अपने हाथ में ग्लास का जूस लेकर के पार्थिक के सामने आते हुए कहती है, ये लीजिए जीजू। पार्थिक जो एकदम से अदिति को देखकर कहता है, अरे ये तो एकदम तूफानी लड़की है, ऐसे आती जाती रहती है जैसा लगता है। वही अदिति जो कहती है, कैसा लगता है कि मैं बहुत बदमाश हूँ? आप मुझे तीखी चॉकलेट्स खिलाना चाह रहे थे? हाँ। जैसे ही पार्थिक ये सुनता है वो आयुषी की तरफ देखने लगता है। आयुषी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, सही समझ रहे हो, जिस वक्त तुम बात कर रहे थे कल मेरे साथ ही सोई थी, और ये तो काफ़ी लेट से सोती है, तो इसने भी तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। पार्थिक जो झूठ में ही हंसते हुए उसके सामने आकर बैठते हुए कहता है, अदिति तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, मैं तुम्हें प्यार से अद्दू बुलाऊंगा, ठीक है? आदित्य जो कहती है, हाँ, और मेरे प्यारे जीजू के लिए ना ये प्यारा सा जूस मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ, पीजिए तो सही। आदित्य की बात सुन करके पार्थिक जो उस ग्लास के जूस को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस जूस में। आदित्य जो कहती है, मम्मी देखो जूस नहीं पी रहा है ये। पार्थिक तुरंत ही उस ग्लास को अपने मुंह से लगाते हुए कहता है, बाप रे कितनी कलेशी है यार ये। और वो जल्दी जल्दी उस जूस को पीने लगता है, लेकिन जैसे ही उसने फ्लो में जूस को पूरा ख़त्म किया था और वो ग्लास को ट्रे पर रखता है, वो एकदम से आयुषी के हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए कहता है, आह पानी तो पानी। अदिति जो कहती है, क्या हुआ, पानी चाहिए? एक काम करो दी, वो जो लड्डू रखे हैं ना वो दे दो इनको। आयुषी जो कहती है, कौन से लड्डू, और ये क्या पिला दिया तूने, अद्दू तो बहुत बदमाश है। वही आदित्य जो कहती है, अरे अरे शायद गलती से ना मिर्चा पाउडर पड़ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए प्यारा सा लड्डू लेकर आती हूँ। और वो ये बोल करके जल्दी से किचन में जाती है और खूबसूरत सा लड्डू उसके सामने लाते हुए कहती है, ये देखिए नारियल के लड्डू है, जल्दी खाइए। पार्थिक तुरंत ही उस लड्डू को लेता है और एक ही साथ पूरे मुँह में डाल देता है, और वो जैसे ही उस लड्डू को चबाता है उसकी आंखें फिर से लाल हो आती हैं और वो अदिति को देख करके घूरने लगता है। अदिति जो कहती है, क्या हुआ, अभी थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है आपको मीठा मीठा लड्डू खा करके? पार्थिक जो कहता है, आयुषी जो कहती है, अब क्या हुआ तुम्हें, बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैंने कहा था ना इम्प्रेशन जमा कर रखना। ओ शिट, पापा आ रहे। पार्थिक सही से खड़े रहो, पापा आ रहे। अंदर की तरफ आ रहे थे और वो पार्थिक से ही मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन पार्थिक की हालत तो यहाँ पर टाइट हो रखी थी। वही अदिति जो कहती है, अब देखती हूँ कैसे अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे प्यारे जीजू हमारे डैड को। पार्थिक जो एकदम से अपने मुंह को दबाते हुए कहता है, यार जान ले लोगी क्या तुम मेरी, प्लीज़ पानी दे दो, बहुत तीखा था यार, काली मिर्च के लड्डू थे क्या यार। आयुषी जैसे ही सुनती है वो अदिति की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, बदमाश, बहुत बदतमीज़ हो यार तुम, बेचारा मेरा पार्थिक। वहीं अब आयुषी के डैड ठीक पार्थिक के सामने आकर के खड़े हो गए थे और वो अपने हाथ को पीछे किए हुए आ रहे थे, जैसे वो अपने ऑरा को पूरी तरह से मेंटेन करके पार्थिक से मिलना चाह रहे हो। पार्थिक भी पूरे शान में खड़े होते हुए कहता है, हेलो अंकल। वैसे तो उसकी हालत अंदर से पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पार्थिक खुराना बनने की एक्टिंग वो पूरी तरह से जारी रखता है। पार्थिक आज वैसा पार्थिक बनने की कोशिश कर रहा था जैसा वो बिल्कुल भी नहीं था, और इसी वजह से उसे एक्टिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। वो तो बहुत ही चुलबुला सा प्यारा सा क्यूट सा लड़का था, लेकिन अभी उसे अहान खुराना के भाई जैसा दिखना था ताकि आयुषी के डैड और उसके पूरे घर वाले उससे इम्प्रेस हो सके। क्या नाम है आपका बेटा? पार्थिक जो कहता है, मेरा नाम पार्थिक खुराना है, हेलो। और वो अपने एक हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देता है। वही आयुषी के डैड जो कि अपना नाम बताते हुए कहते हैं, वीर प्रताप नाम है हमारा और हम बच्चों से हाथ नहीं मिलाते। तुरंत आयुषी उसको हल्का सा इशारा करती है तो पार्थिक अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते अंकल। आयुषी के डैड जो एक बार आयुषी को देखते हैं और फिर पार्थिक को देखते हुए कहते हैं, ठीक है, आपसे आराम से बात करना चाहता हूँ मैं। पार्थिक की हालत तो इतनी ज़्यादा टाइट थी कि उसे जल्द से जल्द किसी भी हालत में पानी चाहिए था, और यहाँ पर उसके डैड के सामने वो अपनी आंखों के आंसू को भी नहीं निकाल पाता। उसे ज़ोर से चिल्लाना था मगर उसके मुंह पर एकदम से शांति थी।
वहीं वो बस भगवान से ये प्रे कर रहा था कि जल्द से जल्द आयुषी के डैड उससे दूर चले जाए ताकि वो आराम से चिल्ला सके और कूद सके, क्योंकि मिर्चा अभी भी उसके मुंह में पूरी तरह से घुला हुआ था और वो लगातार उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। वहीं आयुषी के डैड थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पार्थी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सुना है मेरी बेटी पसंद है आपको। पार्थी जो वैसे तो आयुषी के डैड के सामने कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो मन में ही खुद से कहता है, जब सब कुछ ऑलरेडी सुन लिया है, जब सब कुछ ऑलरेडी पता है तो पूछ क्या रहे अंकल जी, पानी दे दो यार कोई। और फिर उसकी नज़र तुरंत ही अदिति के पास चली जाती है और वो उसे बस घूर रहा था और वो अपने मन में कहता है, बेटा तुम तो देखो, ऐसी टांगें तोड़ूंगा ना मैं तुम्हारी। मैंने तो मजाक किया था चॉकलेट तीखा है खिलाऊंगा, लेकिन तुमने तो खिला दिया यार। पानी दे दो। बस पार्थी के दिमाग में पानी पानी चल रहा था। वहीं आयुषी के डैड दोबारा से कहते हैं, मैंने कुछ पूछा है आपसे, क्या हमने सही सुना? कि तभी पार्थी जो कहता है, पानी। जैसे आयुषी के डैड ये सुने थे, वो आयुषी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कौन से कोडेड वर्ड को यूज़ कर रहा है? मैंने इसके पानी के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया, ये पागल है क्या? आयुषी जो पार्थी की तरफ देखते हुए कहती है, अब शायद अब पानी मांग रही है, वो प्यास लगी है इसको। वीर जी कहते हैं, हद है, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आरती जो और ज़्यादा अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वीर जी के सामने आते हुए कहता है, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अंकल, लेकिन वैसे भी अगर मेहमान घर पे आते तो पहले से पानी पूछा जाता है और आप लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे। आयुषी जो अचानक से पार्थी के टोन को इस तरह चेंज होता हुआ देखकर उसके पेट पर जोर से अपने एल्बो से मारते हुए कहती है, शट अप पार्थी, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? पार्थी जो कहता है, अरे सच बोल रहा हूँ यार, क्या दिक्कत है तुम्हें, चुप रहो तुम। और फिर वो वीर जी की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए अंकल, आपको मुझसे जो भी बात करनी है आप आराम से करेगा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। मैं कोई गेट कीपर नहीं हूँ जो आप मुझे खड़ा रख करके मुझसे इस तरह से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूँगा, एंड दैट्स ऑल। वहीं वीर जी जो कि आयुषी से कहते हैं, अपने रूम में लेकर जाइए इसे और जो भी बात करनी वहीं पर करिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रिलेटिव्स के सामने ये यहाँ पर आए। पार्थी जैसे ही सुनता है वो कहता है, क्यों, आपको इंसल्टेड फील होगा? आयुषी जो कहती है, बस भी करो पार्थी, क्या कर रहे हो? पार्थी जो कहता है, बात कर रहा हूँ, जैसे ये मुझसे बात कर रहे थे उससे तो ज़्यादा ही तमीज़ से बात कर रहा हूँ। वीर जी कहते हैं, नहीं, मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि आप अहान खुराना के ही भाई हैं और अब मुझे कोई भी शिकायत नहीं आपसे। और जिस तरह से आपके बारे में आयुषी ने सबको बता रखा है और जानते हैं कि आप अहान खुराना के भाई हैं, तो सारे रिलेटिव्स आप पर टूट पड़ेंगे। जैसे पार्थी की सुनता है वो आयुषी की तरफ देखते हुए कहता है, टूट पड़ेंगे? मैं कोई बर्फी हूँ जो मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे ये लोग? वीर जी कहते हैं, काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, जाइए आप रूम में जाइए बेटा। और वो आयुषी से कहते हैं, अच्छे से ख्याल रखना इनका। आयुषी जो पार्थी को जल्दी जल्दी धक्का देते हुए अपने रूम में लाते हुए कहती है, ये तुमने मेरे डैड का इतना जल्दी दिल जीत दिया, और ये तुम किस तरह से बात कर रही थी? अचानक से कौन सी आत्मा आ गई थी तुम्हारे अंदर? पार्थी भी कूदते हुए कहता है, पानी दे दो यार प्लीज, बहुत तेज प्यास लगी, जान निकल रही है। बस गुस्से में कुछ भी बोल रहा था, पानी दे दो, मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरा जान निकल रही मेरी। वहीं आयुषी जो कहती है, आराम से, इतना तीखा लग रहा है, पानी पानी। और फिर वो जल्दी से बाहर की तरफ जाते हुए कहती है, अदिति पानी लेकर आओ यार, पता नहीं क्या कर दिया तुमने, नालायक कहीं की। पार्थी जो कहता है, नहीं उससे पानी मत मंगाना, वो फिर से कुछ और मिला करके दे देगी, मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। वहीं आयुषी कहती है, अरे रुको ना, मैं दिलवा तो रही हूँ पानी, रुक जाओ। वहीं अदिति जो कि एक बॉटल लाते हुए कहती है, ये लीजिए चीजू। और वो जानबूझ करके अपने गर्दन को हल्का सा टिल्ट करके पार्थी को देखती है और एक आइविंग करके भाग जाती है। वहीं आयुषी जो उससे कहती है, बदमाशी मत करवा, तू जा यहाँ से। और वह तुरंत ही दरवाजे को अंदर से लॉक करते हुए कहती है, ये लो पानी पियो। पार्थी जो कहता है, नहीं मैं कोई रस नहीं ले सकता, अब अगर मेरे को थोड़ा सा भी तीखा मिला ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। अरे यार मैं तीखा खाता हूँ, मैं स्पाइसी खाता हूँ, पर नहीं आयुषी कुछ करो। आयुषी जी कहती है, क्या करूँ? पार्थी जी कहता है, मुझे गर्मी हो रही है। और वो जल्दी से अपनी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करता है और 2-3 बटन ऊपर के खोल देता है। वहीं आयुषी जी कहती है, क्या कर रही हो, कपड़े क्यों निकाल रहे हो? बोल तो रही हो पानी पी लो, पागल हो गए हो क्या? लेकिन पार्थी का 2 बार ट्रस्ट टूट चुका था, जिसकी वजह से वो दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। और वह जल्दी से बॉटल को साइड में फेंकता है और आयुषी को जोर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ेगा।
और वो उसके गाल को धीरे से अपने हाथों से टच करते हुए जोर से उसको पीछे से पकड़ करके अपनी तरफ ले आता है और उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर देता है। और वो 2 मिनट तक अपने होठों के तिकापन को आयुषी के होठों के साथ मिक्स कर रहा था, जिससे अब थोड़ा थोड़ा आयुषी के भी होठ जलने लगते हैं। जैसे पार्थिव उससे अलग होता है, वो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहता है, "ओह, अब जाकर थोड़ा रिलैक्स मिला। उफ। कि तभी आयुष अपने होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए कहती है, मुझे तीखा लग रहा है पर। पार्थिव जो कहता है, ओप सॉरी, मैं ये जानबूझ करके नहीं किया पर मुझे करना पड़ा, सॉरी जान। आयुषी जो हल्का सा शर्माते हुए कहती है, मुझे पता है तुमने जानबूझ करके किया, बदतमीज कहेंगे। वही वो आकर के आराम से बेड पर बैठते हुए कहता है, वैसे थैंक यू बोलना है मुझे अद्दू को, और उसके लिए स्पेशल चॉकलेट लाऊंगा। आयुषी कहती है, क्या मतलब, उसने तुम्हें तीखा खिलाया इसलिए? पार्थिव जो कहता है, अगर वो तीखा नहीं खिलाती तो तुम्हारे होंठ के रसीले रसीले टेस्ट में कैसे लेता मैडम? वेल, मैं ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा। कि तभी आयुष जो शर्माते हुए कहती है, इतनी भी कोई गलत बात थोड़ी ना, अब तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। जैसे आयुषी की बात पार्थिव सुनता है, वो फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तो हम दोबारा भी ट्राई करें? लेकिन तभी आयुषी जी कहती है, शट अप, यहीं पर बैठे रहो। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, और जब पता चलेगा पार्थिव को कि उसकी मॉम ने क्या किया था उसके डैड के साथ, तो फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में कि क्या कभी अहान पता लगने देंगे पार्थिव को उसके अपनी मॉम के बारे में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। सुनते रहिए सोल्जर डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।